गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आगे का टॉपिक। तो कल हम लोगों ने क्या जाना था? समुदायों के नाम, यानी कि लोग किस तरीके से किसी समुदाय को डिनोट करते थे कि हाँ ये हिंदू हैं तो ये सारे कार्य करते होंगे। ठीक है, तो आगे चलिए चलते हैं। आगे का हमारा क्या टॉपिक है? सूफी मत का विकास। तो ये जानते हैं कि सूफी मत होता क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि सूफी और तसव्वुफ क्या होता है। तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। अरे वाह, ये एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह तसव्वुफ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है। इसका अर्थ है ऊन। वह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। तो यानी कि ये एक ड्रेस को इशारा करता है, एक पोशाक को इशारा करता है जो सूफी पहनते थे, जो थोड़ा खुरदुरे ऊन से बना होता था। सूफी मत क्या होता है? इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव काफ़ी बढ़ गया। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की काफ़ी आलोचना की थी। देखिए, अब जैसे कि जब एक आदमी शासक होता है ना, मान लीजिए कि एक आदमी राजा है, ठीक है, तो वो जो कहेगा वही सारे लोग करेंगे। अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं आप नहीं करेंगे तो हम आपको मरवा देंगे, हम आपको सज़ा दे देंगे, हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा देंगे, या फिर हम आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ढेर सारे राजा आ जाएं या फिर राजा के विरोधी भी आ जाएं तो फिर क्या होगा? अगर वो राजा कुछ कहता भी है तो 10 लोग हैं ना कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, ये तो नहीं हो सकता, तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल सूफी मत का विकास हुआ। किस तरीके से हुआ? जब विपरीत हुई, यानी कि जब लोगों का रहस्यवाद और मतलब वैराग्य की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। जब देखिए इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में तो ठीक था सब कुछ, ठीक है, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में कुछ राजनीतिक संस्थाएं विकसित होने लगी थी, जिससे कि जो लोग थे वो आध्यात्म की ओर तो विकसित थे ही, लेकिन वो वैराग्य की ओर भी बढ़ने लगे थे। इसे सूफी कहा जाने लगा। वैराग्य मतलब क्या होता है? सब कुछ त्याग देना, ठीक है, सब कुछ त्याग देना ही होता है ना, कि उन चीज़ों को छोड़ देना, उन्हें त्याग देना, अपने मतलब जीवन के सुखों को त्याग देना। जैसे अगर वैरागी बनना है तो क्या करते हैं लोग? सन्यासी अगर बनना है तो वो ऑरेंज कपड़ा धारण करते हैं, फिर वो भोजन बहुत ही सादा करते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, वो कोई जॉब, इन सब मोह माया से वो दूर रहते हैं, परिवार से भी नहीं मिलने जाते हैं इत्यादि। तो उसमें आप सन्यास को सूफी समझ सकते हैं। इन्हें ही सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों के द्वारा, जो भी लोग रूढ़िवादी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते थे ना, उन्होंने इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई। कहा गया कि नहीं नहीं ये जो आप कह रहे हैं ये गलत है। तो वो लोग इनके विरोध में रहे, ठीक है। और इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने और धर्म के रास्ते बताए। जैसे ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, यदि हमने कह दिया आपको कि लीजिए आप एक मैगी बनाइए, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है, इसे आप एग्ज़ाम्पल के बेस पे ही समझिएगा। हमने आपको कह दिया कि आप मैगी बनाइए, ठीक है, आप 5 से 6 मित्र हैं, ठीक है, तो अब आप मैगी बनाएंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि 6 के 6 ने एक ही जैसी मैगी बनाई हो और उसे एक ही तरीके से परोसा हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6 लोगों में भी भिन्नता आ जाएगी। एक मान लीजिए बहुत सूपी मैगी बनाएंगे जैसी उन्हें पसंद होगी, एक मैगी बनाएंगे तो उसमें खूब ढेर सारा मिर्चा डाल देंगे जिस तरह का टेस्ट उन्हें पसंद होगा, एक मैगी बनाएंगे तो उसमें वो थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा मतलब अच्छे से शेफ़ की तरह जो बनाते हैं अच्छे से कट वट करके अच्छा सा बनाएंगे बिल्कुल। फिर एक होंगे जो थोड़ा सा सूखा मैगी बनाएंगे, एक होंगे जो बहुत ही फीका सा मैगी बनाएंगे, उस पानी में जैसे उबाल के खाते हैं उस तरीके से। तो 6 लोगों में भी कितनी भिन्नता दिखी ना, लेकिन
उसी प्रकार जब यहाँ पे कई सारे लोग बढ़ने लगे, फिर राजनीतिक चीज़ों का विकास होने लगा। राजनीतिक चीज़ों का विकास का मतलब क्या होता है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। सब लोग अपना उनके मन में जो भी आ रहा है राजा के विरुद्ध या उनके समर्थन में, वो उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे रख सकते हैं। जब एक राजा का शासन होता है ना, और जहाँ डर होता है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ तो सारे लोग डरते हैं ना कि वो हर चीज़ नहीं बोल सकते, वो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो कहेंगे तो वो मर जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन जब राजनीतिक विवाद बढ़ने लगता है तो लोग इस तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से लोगों ने अनेक अलग अलग चीज़ें बना ली। लोगों ने कुछ नए नियम उसमें जोड़ दिए, कुछ लोगों ने कुछ और नए नियम में लगा दिए होंगे। आगे चलते हैं, खानकाह और सिलसिला। तो ये क्या होता है ये जानते हैं। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा एक अपना साहित्य था। धीरे धीरे सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया जो कुरान से थोड़ा कनेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। अब सारे लोग अपने आप को एक समुदाय बनाना चाहते हैं ना। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो आप एक जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं ना। एक महीने में या 2 महीने में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाएंगे जो आपकी ग्रुपिंग होगी। आप फिर तीनों सीट एक साथ बैठेंगे। नहीं भी बैठेंगे तो अगर कभी आप लेक्चर्स ख़त्म होने से बाहर निकलेंगे अपने क्लास से, तो आप सोचेंगे कि हाँ वो ग्रुप कहाँ गई जिनसे हम बातें करते हैं, जिनसे हमारी थोड़ी बहुत सोच मिलती है। यदि सोच मिलेगी ही नहीं तो फिर ग्रुपिंग कैसे बनेगी। कभी ऐसे लोगों को दोस्त बनते देखा है क्या जो एक बहुत ही अलग हो, मतलब एक पढ़ता ही ना हो और एक बहुत पढ़ता हो, तो उन लोग के बीच तो बात होगी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हम अपने ग्रुप को ढूंढ लेते हैं, अपने तरह के लोगों को हम ढूंढ लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी ग्रुपिंग हो गई और इन्होंने अपने आप को एक संगठन के रूप में देखा जो कहीं ना कहीं खानकाह के इर्द गिर्द ही स्थापित होते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था तथा आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित थे। उसके अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। अब आपकी एक ग्रुपिंग है, ठीक है, तो आप सोचोगे ना कि कोई बाहर का फ्रेंड आके आप लोगों के बीच में ऐसे ही न बैठे। अब आप लोग मान लीजिए कि 8 लोग हैं, ठीक है, और आप सभी 3 सीट कवर करके बैठते हैं। सारे 3 सीट के लोग एक अच्छा सा ग्रुप हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप मान लीजिए। तो अब आप नहीं चाहेंगे ना कि कोई और फ्रेंड ऐसे ही जो बस आप लोग उससे सिर्फ कॉपी या नोट्स लेने के लिए बातें करते हों, वो आके आपकी सीट पे बैठ जाए। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आके बैठ जाएं तो ठीक है, भगाएंगे नहीं उन्हें, बट आप उनसे उतना कंफर्टेबली नहीं बात कर पाएंगे जितना आप अपने फ्रेंड से कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी बताया गया है कि ये लोग भी अपने रिश्तों और समाज के बीच में एक सीमा बनाए रखते थे कि हमें उस समाज से इतनी दूरी रखनी है, हमें उनसे इतनी बातें नहीं करनी हैं इत्यादि। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफ़ी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से भी जुड़ी हुई है। आइए आगे चलते हैं, कुछ सिलसिलों के नाम जान जाते हैं। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा है। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम भी उनके जन्म स्थान के नाम पे हुआ, जैसे कि चिश्ती, जो कि मध्य अफ़गानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। आगे चलते हैं, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली सूफ़ी समुदायों में चिश्ती जो सिलसिला था ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरीके से ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी इन्होंने अपनाया था। चिश्ती खनकाह में जीवन कैसा होता था? इनके जीवन का केंद्र बिंदु सामाजिक जीवन का था। हमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे छोटे कमरे में एक बड़े हाल में रहते थे, उपासना करते थे। शेख का एक छोटे कमरे में छत पे रहते और वह मेहमानों में सुबह शाम उनसे मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा इत्यादि चीज़ें थी। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर भी यहाँ पे चलती थी। लंगर आप जानते ही होंगे, जहाँ पे लोगों को भोजन कराया जाता है।
सुबह से देर तक सब तबके लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, हिंदू, जोगी और कलंदर, अनुयायी बनने तथा इबादत करने के लिए ताबीज़ लेने व विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए भी आते थे तथा ये मुंडन, व्यायाम इत्यादि को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कह सकते हैं कि इन्हें ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए भी नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री भी आने लगे थे। चिश्ती उपासना पढ़ते हैं हम लोग। ज़ियारती व कव्वाली क्या होती है ये जानते हैं। सूफ़ी संतों की दरगाह पर की गई ज़ियारत सारे इस्लामी संसार में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ये बरकत, इस्लाम और मतलब पूजा करते हैं ये लोग। यह दरगाह शेख को सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों को महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्रश्रय के कारण काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। जैसे कि आप अगर किसी मुस्लिम को देखेंगे तो उनके घर में आप क्या पाते हैं कि वहाँ पे ना जैसे क्रॉकरीज बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि उन्हें खाने को ऐसे सर्व करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो अगर आप किसी के मेहमान बन के जाते हैं, आपको कोई बहुत अच्छे से सर्विंग करता है, बहुत अच्छे से प्लेट्स में डिशेस सजा के लाएंगे, तो इट्स ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके यहाँ रोज़ रोज़ जाएंगे, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं जाएंगे, मतलब आप सोचेंगे ना कि हाँ अगर कभी जाने का मौका मिले तो उनके यहाँ ज़रूर जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन आंटी के यहाँ कभी नहीं जाते जिनके यहाँ अच्छे वाले खाने नहीं मिलते। अच्छे वाले खाने मतलब अगर आप कहीं जाते हैं और वो आंटी सिर्फ आपको पानी देती हैं, बिस्किट देती हैं और फिर चाय देंगी, नमकीन देंगी, दैट इज़ इट। और एक आंटी है मान लीजिए जो रूह अफ़ज़ा देती हैं और फिर दही बड़े खिलाती हैं और फिर पकौड़ी लेके आती हैं चाय के साथ, आहा तब तो आप उन्हीं के यहाँ रोज़ जाना चाहेंगे। तो फिर ऐसी ही बात है इसमें कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आपने ये चीज़ें अभी भी ऑब्ज़र्व की होंगी। अगर आप कभी आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड होंगे तो आप उनसे पूछिएगा, देखिएगा कि उनके घर में बहुत अच्छे से सर्विंग बहुत अच्छे से होती है किसी भी चीज़ की, फूड की ही ऑब्वियसली, और किस चीज़ की सर्विंग होती। मुल्क का चिराग क्या होता है ये जानते हैं। प्रत्येक सूफ़ी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी के दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का दहली में लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही चिराग नहीं अपितु चिराग होते हैं। तो मुल्क का चिराग यानी कि उस मुल्क का सबसे, जैसे राजा, ठीक है, अगर प्रिंसेस है तो लोग कहते हैं ना, अपने बच्चों को लोग कहते हैं ना घर के चिराग हैं। तो चिराग मतलब क्या, आग थोड़ी है घर के, वो मतलब घर के अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो घर के लिए, उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस जताई जाती है, डोमिनेंसी उन्हें बताई जाती है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप और प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं इस चैनल पे। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।